हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल के बारे में पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट हम इसकी रिवीजन करेंगे और ये सुपर टैट में पूछे जाने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और 10 मार्क्स भी आपको तभी मिलेंगे जब आपको आंसर्स इनके पता होंगे। तो इसको आप पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। तो ये कथन किसने दिया है? तो ये गेज महोदय का कथन है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है। शिक्षण का अर्थ है, टीचिंग का क्या अर्थ है? सीखने में वृद्धि करना। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीखने में वृद्धि करना कहलाता है। तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आंसर इसका होगा टीचिंग यानी शिक्षण। अगला है, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शिक्षण। शिक्षण के तत्व हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं? तो ये है कक्षा, वातावरण एवं समाज। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं। तो शिक्षण जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के जो ये प्रकार हैं। अगला है, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। ये था उद्देश्य के आधार पर, अब ये है शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। सबसे पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। अगर पूछा जाए पहला स्तर कौन सा है? तो स्मृति स्तर है, दूसरा बोध स्तर है और तीसरा चिंतन स्तर, ठीक है। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। तो ये है एक तंत्रीय शिक्षण, दूसरा है लोकतंत्रीय शिक्षण, तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, ठीक है डियर। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं। शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिकेतर शिक्षण। ये आपको जो है पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। शिक्षण की अवस्थाएं जो हैं वो कौन सी हैं? पूर्व क्रिया अवस्था, अंत प्रक्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था कौन सी होती है? जो कक्षा में जाने से जो पहले जो की गई एक्टिविटी होती है। पूर्व मतलब पहला, कक्षा में जाने से पूर्व की गई मतलब पहले की गई जो एक्टिविटी होती है। और अंत क्रिया होती है कक्षा में जाने के बाद जो की गई जो एक्टिविटी होती है, क्रिया होती है। और उत्तर क्रिया होती है सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना, कि बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है, जो भी कार्य सीखा है वो शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो वो कहलाता है उत्तर क्रिया, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षण विधियां जो हैं, जो टीचिंग मेथड जो है वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का ये एक तरीका है ताकि आपका जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग हो और इफ़ेक्टिव हो। व्याख्यान विधि है एक्सप्लेनेशन मेथड, कठिन अंशों को सरल बनाना है। जो डिफ़िकल्ट जो कंटेंट होता है ना उसको ईजी बनाकर हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ये होता है व्याख्यान विधि। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में, यानी कभी भी अगर हमें कंप्लीटली या कॉम्प्रिहेंसिव जो है हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो हम स्पष्ट करते हैं, यानी वो कौन सी विधि होती है? स्पष्टीकरण विधि। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है, तो ये है विवरण विधि, यानी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, विवरण देना, ठीक है। पूर्व शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है, तो ये है वर्णन विधि। हम जो डिस्क्राइब करते हैं ना उसको कहते हैं वर्णन विधि। अगला है, शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, कौन कौन सी हैं ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि। और आगे जो है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि और किंडरगार्टन विधि। तो ये सभी जो है टीचिंग मेथड है, तो ये आपको अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। कहानी कथन द्वारा क्या होता है? स्टोरी टेलिंग जो मेथड होता है उसके द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है, यानी जो मतलब क्या होता है ना, कुछ हार्ड डिफ़िकल्ट जो कंटेंट होता है ना उसको भी हम स्टोरी टेलिंग यानी स्टोरी के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। क्लियर। व्यक्तिगत विभिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित जो विधि है वो है निरीक्षित अध्ययन विधि, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड।
उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब बच्चों को ना एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। क्लियर। मेथड जो है, विधि जो है, शब्द लिया गया तो ये लैटिन भाषा से लिया गया। प्रदर्शन विधि की विशेषता है, प्रदर्शन विधि मतलब हम दूसरों बच्चों को डिस्प्ले करते हैं, तो इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, मतलब दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है। प्रदर्शन विधि किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, तो ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि उनको हम डिस्प्ले करते हैं। अगर हम उनको पानी के बारे में कुछ समझा रहे हैं, दूध के बारे में, तो हम उसको डिस्प्ले करते हैं, चित्र के माध्यम से डिस्प्ले करते हैं, चित्र दिखाते हैं, मॉडल्स दिखाते हैं। ठीक है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर वी.के. पासी का। कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है शिक्षण कौशल। जो स्किल्स हम यूज़ करते हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, वही कहलाता है शिक्षण कौशल। क्लियर। शिक्षण कौशल की विशेषता क्या है, तो प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। ठीक है। क्या प्रक्रिया हम अपनाते हैं शिक्षण कौशल में, तो ये कहलाता है शिक्षण कौशल। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या सहायक होता है, किसी को विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो शिक्षण कौशल का होता है, मतलब हम क्या क्या स्किल्स जो है फॉलो करते हैं। क्लियर। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं, तो ये किसको प्रभावशाली बनाते हैं, स्किल मतलब जो है आपके कौशल जो है ये शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जा सकता है, तो समस्त अंत्यक्रिया को यानी इंटरेक्शन को जो है एक्टिव बनाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जो है ये किस पर बेस्ड होती है, तो ये टीचिंग स्किल्स पर बेस्ड होती है। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई, तो ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो है इसकी सूची तैयार की गई। अगला है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है, तो प्रोफेसर वी.के. पासी द्वारा 13 सूची। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर क्या है, माइक्रो टीचिंग का, तो ये है सबसे पहले हम उद्देश्यों को लिखते हैं। ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर क्या है, पाठ की प्रस्तावना, प्रेजेंटेशन, है ना। लेसन प्लान जो हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम उद्देश्य लिखते हैं, देन लेसन की क्या प्रेजेंटेशन है, प्रस्तावना है, वो हम लिखते हैं। NCERT द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं, तो ये 5 कौशल बताए हैं। खोजक प्रश्न कौशल यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न खोजने के लिए उनमें जो है हम उनको क्रिएट करें। स्पष्टीकरण का कौशल, अच्छी तरह से उनको स्पष्ट करने, उनके सामने स्टिमुलस रखें। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन दें, रेफोर्समेंट दें उनको, और दृष्टांत कौशल। तो ये 5 कौशल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है शिक्षक जो है छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, यानी प्रीवियस नॉलेज को न्यू इन्फॉर्मेशन से जोड़ता है, तो ये कहलाता है खोजक प्रश्न कौशल द्वारा, है ना। मतलब प्रश्न जो है डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं। खोजक प्रश्न कौशल के घटक है, ये है संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीयकरण, पुनः संप्रेषण, आलोचनात्मक जागरूकता, तो ये खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं। अगला है विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। किसके द्वारा, स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है, मतलब शिक्षक क्या करता है कि बच्चों का ध्यान पाठ में लगा रहे, तो वो परिवर्तन लाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा। यानी वो अपने टीचिंग में जो है स्टिमुलस उनके सामने रखेगा। स्टिमुलस होता है डियर, कोई भी वो एज अ रिवॉर्ड हो सकता है, टॉफ़ी रख सकता है वो, कि जो अच्छा काम करेगा उसको टॉफ़ी मिलेगी, है ना। तो ये होता है स्टिमुलस। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए, है ना। मतलब गैस्चर का प्रयोग करना चाहिए। जब भी एक टीचर पढ़ाता है तो अपने गैस्चर में परिवर्तन करना चाहिए। अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है, यानी रिएक्शन की जो बारंबारता है, रिपीट है, बढ़ जाती है किसके द्वारा, पुनर्बलन कौशल द्वारा, यानी रीफोर्समेंट स्किल्स द्वारा। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ठीक है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है। अगला जो है धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, यानी पॉजिटिव
इसमें क्या करता है, बच्चों को पॉजिटिव रिफोर्समेंट दी जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है, प्रशंसा की जाती है ना, कोई काम अच्छा करता है। और नकारात्मक यानी ऋणात्मक में क्या करता है, बच्चे को पनिश किया जाता है। फिजिकल पनिश नहीं करना है, मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी वो कोई गलती करता है तो उसको शर्म महसूस करवाकर उसको जो है इस तरह से रिफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है। शिक्षक जो है नवीन, जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है, तो किसके द्वारा? दृष्टांत कौशल द्वारा। दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है, दृष्टांत मतलब दृष्टि, मतलब जिसमें बच्चे जो हैं क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चित्र देखें, है ना, चित्र देखें और उदाहरण, मतलब बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों तक ये जो है इजी कंटेंट पहुंचाया जा सकता है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं दृष्टांत कौशल? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है डियर। कहानी कथन है तो ये वर्बल उदाहरण है, वर्बल जिसमें भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। शाब्दिक उदाहरण होते हैं जिसमें भाषा का उपयोग होता है। शाब्दिक उदाहरण कैसे? जैसे घटना का वर्णन हम करते हैं, कोई भी चुटकुले हम उनको सुनाते हैं, कविता, पोयम या लेख, ये सभी आपके शाब्दिक उदाहरण में आते हैं। और अशाब्दिक में मतलब जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बस हम उनको मॉडल्स दिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चित्र दिखाते हैं, मैप्स, रेखा चित्र, ये सब हम दिखाते हैं, तो ये अशाब्दिक में आते हैं। ओके। अगला है कक्ष प्रबंध कौशल जो है, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है कक्ष प्रबंध कौशल के द्वारा। यानी इसमें कक्ष प्रबंध कौशल में है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम का यूज़ करना, और उसको रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है किसके द्वारा? जब कक्ष जो है अच्छी तरह से मैनेज होगी, मैनेजमेंट स्किल्स के द्वारा हम कक्षा को मतलब उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्किल से। आगमन विधि के जनक हैं तो ये अरस्तु हैं। उदाहरण से नियम तक पहुंचना, तो ये किसमें हम करते हैं? बच्चों को सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद रूल्स बताए जाते हैं, तो ये आगमन विधि में। आगमन विधि जो उपयोगी होती है तो ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए होती है, प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं। शिक्षण सूत्र यानी टीचिंग्स फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं वो 11 है। आपको अच्छे से अब ये समझ लेना है कौन कौन से। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है। ये 11 शिक्षण सूत्र हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, यानी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उनको नई इन्फॉर्मेशन देना, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी नोन टू अननोन। ठीक है। सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना, यानी सबसे पहले बच्चों को सरल कॉन्सेप्ट बताना, उसके फिर हम थोड़ा हार्ड करते जाएंगे, फिर हम जटिल उनको बताएंगे, यानी इजी टू हार्ड। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट। अगला है शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक प्रदान करता है, तो किस फॉर्मूलाज में? अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद जो है युक्ति युक्त चिंतन आता है, तो किस में आता है ये? अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। ओके। अगला जो है किसी तथ्य या समस्या को बांटना, तो ये किस में आता है? विश्लेषण विधि में। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना, यानी अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़ना, तो ये किस में आता है? संश्लेषण में। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, तो ये किस में आता है? संश्लेषण में। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत तथा भविष्य का ज्ञान देना, यानी प्रेजेंट में जो है उसके बाद पास्ट का और फ्यूचर का ज्ञान देना, तो ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर का ये उदाहरण है। अगला है विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, तो ये कहलाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के तत्पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाता है, तो मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। आगमन विधि है उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर है निगमन विधि। नए ज्ञान की खोज में जो सहायक है वो है आगमन विधि। शिक्षक को
शिक्षण प्रदान करना चाहिए तो आगमन से निगमन की ओर। खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है तो ये है निगमन विधि। निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए तो वो जब हम आगमन विधि का यूज़ कर लेते हैं आगमन के पश्चात। निगमन विधि के जनक जो है वो है अरस्तु। आगमन विधि के भी अरस्तु हैं और निगमन विधि के भी अरस्तु हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर तो ये किस में आता है? निगमन विधि में। निगमन विधि क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आगमन विधि में क्या आता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। योजना पद्धति ये किसकी है? किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक क्या है? ये प्रयोजनवादी है। प्रयोग में विश्वास रखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रयोजनवादी। प्रयोजनवाद क्या होता है? जो प्रयोग में विश्वास रखते हैं, एक्सपेरिमेंट में विश्वास रखते हैं। अगला जो है प्रयोजनवाद के जनक जो है वो है जॉन डीवी। हेलन पार्कहर्स्ट जनक है डाल्टन विधि के। डाल्टन विधि के प्रतिपादन कौन है? प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने वैसे सभी टीचिंग मेथड्स के ऊपर। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रोबेल। निगमन विधि किसके लिए उपयोगी है? तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा। मौर्य मॉन्टेंसरी जनक है तो मॉन्टेंसरी विधि की। आर्मस्ट्रॉन्ग जनक है ह्यूरिस्टिक विधि, मतलब मैं खोज करता हूँ, जिसको हम कहते हैं डिस्कवर मेथड। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। महात्मा गांधी जनक है तो इन्होंने कौन सी विधि बताई थी? बेसिक शिक्षा प्रणाली, जिसको हम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं तो ये है महात्मा गांधी। कब लागू हुई थी ये? 1937 में। सुकरात जनक है तो सुकरात की जो विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। संवाद विधि यानी जिसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड, डिबेट मेथड, ये किसने दी है? प्लेटो ने। कविता द्वारा विधि द्वारा याद कराई जाती है, मतलब कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है तो पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण होना चाहिए तो बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का सांप्रत्य देन है तो ये है मनोविज्ञान की। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये सुपर टैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा 8295024375। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय। रब रखा। जय भोलेनाथ।